अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस द काउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आर ऑब्जेक्ट्स इनटू एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। इस सेक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर हमने हम लोगों ने आर ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है एन बॉक्सेस में, और जो बॉक्सेस है ना उसके लिए ये है लाजमी कि वो डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, मतलब डिफरेंट हैं। सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस के साथ वी स्प्लिट दिस डिस्कशन इनटू टू केसेस। हम अपने डिस्कशन को दो केसेस में स्प्लिट कर लेंगे। पहला हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, पहली है बॉक्सेस ने तो डिस्टिंक्ट ही रहना है, ठीक है। हम लोग पहले कंडीशन लेके चलेंगे कि ऑब्जेक्ट भी क्या है, डिस्टिंक्ट है। और दूसरा हमारे पास केस बनता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिकल है, यानी वो एक जैसे है। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, डिफरेंट है, उसके बाद आइडेंटिकल है, ठीक है। इसका केस वन हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। हमने आर चीज़ें हैं क्या है, वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, डिफरेंट है, और बॉक्सेस भी डिस्टिंक्ट है। इस चीज़ के लिए हमारे पास 3 केसेस बनते हैं, ठीक है। अब उनको बारी बारी हम लोग रीड करेंगे। इफ़ ईच बॉक्स कैन होल्ड एट द मोस्ट वन ऑब्जेक्ट्स, वो कह रहे हैं अगर एक बॉक्स के अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट हमने होल्ड करना है ना, एक बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट है, द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑब्जेक्ट्स। तो फिर नंबर ऑफ वेज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, NPR वाले फार्मूले से। कब, जब एक बॉक्स के अंदर एक ही चीज़ आए, ठीक है। सेकेंड इसकी कंडीशन है कि इफ़ ईच बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हर बॉक्स के अंदर ना कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आ सकता है, एक भी आ सकती है, दो, जितनी मर्जी, ठीक है। दैन द नंबर ऑफ वेज, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ वेज है वो ये है। याद रखना है कि इस सूरत हाल में हमारे पास आर भी डिस्टिंक्ट है और एन भी डिस्टिंक्ट है। और इसका थर्ड हमारे पास केस बनता है कि इफ़ ईच बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि अगर हर बॉक्स के अंदर जितने मर्जी हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमने उन्हें जो है वो ऑर्डर करना है, ठीक है, ऑर्डरिंग में, यानी इसमें परमुटेशन वाला यूज़ होगा, परमुटेशन का। ऑर्डर में हम लोगों ने उनको अरेंज भी करना है, जितनी मर्जी चीज़ें रख सकते हैं लेकिन ऑर्डर में रखनी है। सो हम लोग इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये जो फार्मूला है ये एज इट इज़ आप लोगों ने याद करना है कि इस तरीके की अगर सूरत हाल होगी ना एक्सरसाइज में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस तरह की सूरत हाल होगी तो ये, एंड देन दिस काइंड होल्ड दिस इक्वेशन। ओके, अब हम लोग केस 2 पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू एन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। अब हमारे पास चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल है। पहले ऑब्जेक्ट्स क्या थी, डिस्टिंक्ट थी, उन्हें हम लोगों ने एन बॉक्सेस में फिल करना है। कैसे करेंगे, इसके भी 3 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या है, हेयर वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज़। इफ़ ईच बॉक्स कैन होल्ड एट द मोस्ट वन ऑब्जेक्ट्स एंड आर इज़ लेस देन इक्वल टू एन। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट आ सकती है। इस केस में क्या होगा कि देयर इज़ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, 1-to-1 ऑन टू फंक्शन, कि अगर एक बंदे को एक ही चीज़ मिले तो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। केस 2 हमारे पास सेम वही वाले केसेस हम इसमें पढ़ रहे हैं। इसमें ईच बॉक्स कैन होल्ड एट द एनी, अब हर जो बॉक्स के अंदर ना जितनी मर्जी हम चीज़ें डाल सकते हैं। इसका तरीका क्या है, हम लोगों ने मल्टी सेट पढ़ा था, मल्टी सेट देखें, वो वाला कंडीशन हम इसमें यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स को फिल करने के R1 वेज, R1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। सेकंड बॉक्स में हम लोग R2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स फिल करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग करते जाएंगे। तो जो N बॉक्स होगा उसमें RN आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो फिर इसमें नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, ये वाला फार्मूला होगा इसको अरेंज करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ ईच बॉक्स कैन होल्ड एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट्स, अगर हर बॉक्स के अंदर कम से कम एक ऑब्जेक्ट है। अब एक एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब 1 ऑब्जेक्ट से ज़्यादा भी आ सकता है। तो हमने सारी कंडीशंस को लेके चलना है, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन देखिए, आर की वैल्यू एन से बड़ी हो सकती है, इक्वल हो सकती है, लेकिन आर की वैल्यू एन से छोटी नहीं हो सकती। नो बॉक्स इज एम्प्टी, इसका मतलब कि कोई बॉक्स एम्प्टी नहीं होगा। इन दिस केस वी फर्स्ट पुट 1 ऑब्जेक्ट इन ईच बॉक्स। पहले हम लोगों ने ना सारे बॉक्सेस में एक एक ऑब्जेक्ट रख देना है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचेंगे वो R-N होंगे, और उसे हम लोग अपनी आर्बिट्ररी, मतलब जिस तरीके से मर्जी हम किसी भी बॉक्स में उसको फिल कर सकते हैं। इस तरह की कंडीशन में हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हो या ये हो, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर सोल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हेयर वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टिपिकल प्रॉब्लम्स। लीनियर इक्वेशन के हम लोगों ने इंटीजर सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग कम्बिनेटोरिक्स। ये कम्बिनेटोरिक्स ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसकी वास्ट एप्लीकेशन है। हम लोग हर जगह अगर हम देखें तो अपनी कॉमन लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं।
द प्रॉब्लम्स इज टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर इस तरह की इक्वेशन हो, वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के अगर हमने सोल्यूशन निकालने हैं, वो क्या होंगे, इंटीजर सोल्यूशन होंगे, मतलब इनकी वैल्यूज़ x1 x2 x3 की कोई ना कोई वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। n अननाउंस निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये कितने n है वेरिएबल। फिर r और n दोनों क्या है, ये भी और ये इंटीजर्स है, x वेरिएबल है, और r की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और n की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 हो सकती है, ठीक है। एन इंटीजर सोल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन दिस, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, कोई ना कोई इंटीजर आएगा, बिकॉज वेरिएबल का अगर वो सोल्यूशन तो वो इंटीजर ही होता है। इज एन एन टपल, इसका एन टपल सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल्स कितने एन, तो इसका सोल्यूशन भी एन में आएगा, एन सोल्यूशन निकलेंगे, इसलिए हम इसे एन टपल पढ़ते हैं। ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके आंसर ये निकल सकते हैं। क्यों ये निकल सकते हैं, खुद 3 वेरिएबल्स है तो 3 आंसर है। वो कह रहे हैं इनकी वैल्यूज़ हम जो भी पुट करें इसका आंसर 2 आना चाहिए, तो हम लोगों ने पहले पुट किया x की जगह 2 पुट कर दें, इधर 0 तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सो ये होगा। फिर हम लोग इसकी जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हैं और इसके डिफरेंट आंसर्स, तो इसके बहुत ज़्यादा सोल्यूशन निकल सकते हैं। लेकिन इन्होंने ना हमारे लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर दी। इन्होंने हमें कहा है कि आपने नॉन नेगेटिव सोल्यूशन निकाले। नॉन नेगेटिव का मतलब जस्ट पॉजिटिव नंबर, तो वो सिर्फ ये वाले होंगे, जैसे 4 इसके निकलते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हम लोगों को नेगेटिव भी कंसिडर करना होता तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे आप लोगों के लिए। रिमार्क्स में ये लिखा हुआ है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर सोल्यूशन, कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं, लेकिन इन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ये कह के कि जो सोल्यूशन है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, वो इस तरह के होंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू वे। अब इसका ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि अगर हम लोगों ने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी सोल्यूशन एक इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के, तो हम लोग उसमें ये इस फार्मूले के तहत उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपनी एग्जांपल 41 करेंगे, जिसमें हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रपल्स, क्वाड मीन्स 4 रपल्स फाइंड करनी है, एक्स यानी कि इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस, जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। इन फर्स्ट स्टेप द इनइक्वालिटी विल बी कन्वर्टेड टू एन इक्वेशन। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो इनइक्वालिटी होगी ना, इनइक्वालिटी का मतलब जिसमें इस तरह के साइन यूज़ होते हैं, हमने उसको पहले इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन मीन्स उसे इक्वल करना है किसी के। फॉर दिस पर्पज़ अब इक्वेशन को इक्वल कैसे करते हैं, जो चीज़ कम हो रही है अगर दूसरी साइड पे वो चीज़ ऐड कर दे तो वो जो इनइक्वालिटी के साइन है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट सब्ट्रैक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम राइट हैंड साइड टू कन्वर्ट द इनइक्वालिटी टू इक्वेशन। सिमिलरली टू कन्वर्ट, इसको अगर हम लोगों ने इनइक्वालिटी को खत्म करना है तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि जो इधर नंबर है ना वो इस नंबर से बड़ा है, तो अगर इस नंबर में हम कुछ चीज़ ऐड कर दें तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि राइट साइड पे आपने राइट साइड पे ऐड करना है, क्योंकि राइट साइड वाला नंबर छोटा आ रहा है इधर। सोल्यूशन करते हैं हम लोग। ये इक्वेशन है, ये नंबर जो है वो बड़ा आ रहा है। अब ये नंबर देखें ये बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होकर इक्वल हो जाएगा, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। सो हमने कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर वी ले लिया जो कि इसमें से हमने माइनस कर दिया। अब इसको माइनस कर दिया तो इनइक्वालिटी हमारे पास खत्म हो गई, इक्वल हो चुके हैं, इक्वेशन बन चुकी है। तो ये जो माइनस है, माइनस वी इधर आके प्लस वी हो जाएगा। तो आपको नज़र आ रहे हैं वेरिएबल्स कितने हैं, 5 वेरिएबल्स हैं, और हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है 192, और वही वाला NH R वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये जो है ना ये कम्बिनेटोरियल फार्मूला, मतलब कम्बिनेटोरियल कम्बिनेशन का फार्मूला है कि NCR इज इक्वल्स टू NCN-R। ये दोनों आंसर जो होते हैं ना वो इक्वल आते हैं, इसलिए 1996 में से 1992 माइनस करें तो 4 आएगा। इन दोनों की कम्बिनेशन आप खोलेंगे तो इसका आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 42 है। आपने नंबर ऑफ़ इंटीजर फाइंड आउट करने इसके, लेकिन उन्होंने केसेस बना दिए हैं कि पहला केस ये है, दूसरा केस ये है। पहले हम लोग अपना पहला केस करेंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आपने बहुत फोकस से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी कंसेप्चुअल भी है। देखिए उन्होंने कहा है कि XI की वैल्यू जो है ना वो बड़ी होनी चाहिए I-1 से। XI की वैल्यू जो है बड़ी है या इक्वल है इसकी। अब ये वैल्यू इससे बड़ी है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तो ये दोनों इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। फॉर ईच I इक्वल्स टू, I की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 6 तक I की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। क्यों 6 तक दी है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल भी क्या है 6 है। टू जस्टिफाई द गिवन इक्वेशन पुट y1 इक्वल्स टू x1। अब हम लोगों ने इस साइड पे कुछ ना कुछ करेंगे कि वो दोनों इक्वेशंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम लोग लेट करते हैं, ये वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं, I इधर आके पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और 1 जो है वो नेगेटिव इधर आके
पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग ना किसी और वेरिएबल के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं वाई आई, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं वाई आई, ठीक है। अब हम लोग y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास x की वैल्यू आती जाएगी। ओके, तो हम लोगों ने i की वैल्यू जो उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं वो लोग पुट करते हैं। अगर i की वैल्यू हम लोग इधर 1 पुट करते हैं, ठीक है, 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि ये 1 + 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y1 = x1। x की वैल्यू हमने इन टर्म ऑफ y लेनी, क्योंकि इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। उसके अलावा जब i की वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे, y2 = इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं वैल्यू की। आपने बात याद रखनी है, इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज़ पुट करते जाना है और आपके आंसर जो है ना वो आते जाने हैं। x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y, ये वाली वैल्यूज़ आपको आती जाएगी। अब आपने ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में आपने x की जो वैल्यूज़ हैं ये वो पुट कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में कोई केसेस नहीं है। आपने इसको डायरेक्ट क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि हमारे पास इसमें केस था कि x i की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए i - 1 के। तो i को हमने सारे सॉल्व कर लिए, तो अब ये जो है ना हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है सिंपल। इस पर अपना फार्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये वही वाला तरीका है बाय कम्बिनेटोरियल कम्बिनेशन। अब इसका केस 2 है हमारे पास। ये बहुत हर x की मतलब x की हर वैल्यू पे उन्होंने हमें केसेस बना के दे दिए हैं, x1 पे, x2 पे, x3 पे, x4 पे और x5 पे भी और x6 पे भी, सब पे उन्होंने हमें केसेस बना के दे दिए। अब देखें, x1 की वैल्यू बड़ी है 2 से, इसका मतलब 2 में कुछ कमी है जो कि x बढ़ा आ रहा है, तो इसका मतलब 2 में हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग 2 में y1 ऐड कर देंगे ताकि वो x1 की इक्वल हो जाए, तो x1 की ये वैल्यू निकल आएगी। 5 जो है वो छोटा है x2 से, इसका मतलब 5 में कमी है, तो 5 में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा कि वो x2 के इक्वल हो जाए। सेम इसी तरह x3 की वैल्यू 2 जो है ना वो छोटा है, तो 2 में कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें ये 7 वाला भी केस आ रहा है, ये हम लोग बाद में मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको क्यों नहीं लिया, इसको बाद में करेंगे। 1 में कमी है कि वो x4 से छोटा है, इसलिए 1 में कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे, x4 के इक्वल हो जाए। इसी तरह इनमें भी हमने यही काम किया। अब ये जो वैल्यूज़ है अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो वैल्यूज़ निकली है ना, x1 की वैल्यू 2 + y1, x1 की जगह हम 2 + y1 पुट करेंगे, इसी तरह इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन हमारे पास सिंपल आ जाएगी, ठीक है। और अपनी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाय कम्बिनेटोरियल कम्बिनेशन, ये दोनों इक्वल है। अब ये हमने निकाल लिया था। अब हमने इधर नोट किया कि जो x3 की वैल्यू है ना वो हमने इसकी टर्म के साथ दी है, इसको तो हमने कंसिडर ही नहीं किया, तो इसके साथ हम देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसके साथ देखिए x3 की वैल्यू छोटी है 7 से, इसका मतलब x3 में कोई ना कोई कमी है, ठीक है। x3 की वैल्यू 7 से छोटी है, इट्स मीन जो ट्रेड अदर वेरिएबल्स अप टू 7 है, हमने 7 तक इसके वेरिएबल लेके जाने हैं। x की वैल्यू 7 से छोटी आनी है, ठीक है, वो 2 भी आ सकती है, वो 2 से बड़ी आएगी, तो उन्होंने कहा 2 से बड़ी मतलब 3, 4, 5, 6 इन केसेस को लेके चलेंगे हम लोग। तो हम सबसे पहले x3 लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको इक्वल करते हैं 3 + y3, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा था x3 = 2 + y3, हमने कहाँ तक लेके जाना है इसे 7 तक, 7 से छोटा और 7 भी शामिल करना है, तो 3 + y3 लेके चलेंगे। तो इस इक्वेशन में दोबारा अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, उसमें 4 + y3, 5 + y3, 6 + y3, 7 तक लेके चलेंगे, इसके आंसर्स दिए आ जाएंगे। तो अब इन सब में से कोई ना कोई एक आंसर्स होगा ना, उसका कोई सारे तो नहीं हो सकते, तो इसलिए हम बाय एडिशन रूल जो है, बाय सम रूल इनको प्लस कर देंगे और बाय कम्बिनेटोरियल कम्बिनेशन इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर्स इसके ठीक हैं, ये वाले भी, ये वाले भी। ये वाला वही फार्मूला लगाया NCR = NC(n-r). ये जो एग्जांपल है ये सेम इन्हीं स्टेप्स पे है जो मैंने अभी आपको करवाई है, तो ये आप लोगों ने खुद करनी है। अगर नहीं समझ आएगी तो फिर आप मुझे पूछ लेगा, मैं बता दूँगी आपको। अब हम लोगों ने इंजेक्शन और बाइजेक्शन प्रिंसिपल पढ़ने हैं। इसके लिए ना आप लोगों ने अपने फंक्शन सारे डिवाइस करने हैं, ठीक है। आप लोग 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मुझे फंक्शन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो आप लोग यूट्यूब से कोई और अच्छी वीडियो देख सकते हैं फंक्शन, जिसमें आपको अच्छे से उसको समझ आ जाए। हम लोगों ने सिर्फ इसका प्रिंसिपल यूज़ करना है कि इन फंक्शंस को हम लोग कम्बिनेटोरिक्स में क्यों यूज़ कर रहे हैं। इंजेक्शन प्रिंसिपल क्या होता है, A and B2 इन फाइनाइट सेट्स है, फाइनाइट सेट है A और B2, ठीक है। और इफ़ देयर इज़ एन इंजेक्शन फ्रॉम A to B, अगर इंजेक्शन हो गया, आपको पता है इंजेक्टिव क्या होता है कि A जो है वो B के अंदर होता है, यानी E जो है A <= B होगा, बस आपने एक कंडीशन याद रखनी। इस तरह की कंडीशन हो तो इंजेक्टिव प्रिंसिपल होगा। इसके अलावा A और B 2 सेट है, अगर पूरा डोमेन रेंज के इक्वल हो जाए तो वो बाइजेक्शन होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं हम। स्टूडेंट विशेस टू वॉक फ्रॉम, अब एक स्टूडेंट है उसने X से लेके ना Y तक जाना, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रीट्स हैं आपके पास नज़र आ रही हैं। ये आपने उन्होंने कहा सबसे छोटा रास्ता बताना है जो X से Y तक स्टूडेंट्स को लेके जाए।
हियर वी डिस्कस, अभी यहाँ पे दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे यूजिंग बाइजेक्शन प्रिंसिपल और कम्बिनेटोरियल फार्मूला। बाइजेक्शन प्रिंसिपल देखिए, जो स्टूडेंट है उसने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना। आप जितने मर्जी जो उनसे मर्जी रास्ते चले जाए उसे 7 स्ट्रीट्स पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से अगर सीधा जाए 1 2 3 4 ये क्या है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कितनी है 1 2 3 7, टोटल कितनी है 7। ये जो उन्होंने जिसको मार्क किया हुआ है इसके अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 पड़ेंगी। इसमें भी इन्हीं वो जिस मर्जी रास्ते से चले जाए उसे जो रास्ता पड़ेगा वो 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट पड़ेंगी और 3 जो है वो वर्टिकल स्ट्रीट पड़ेंगी उसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं वर्टिकल्स, क्योंकि हम लोग बाइजेक्शन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, हम लोग इसमें जो है वो बाइनरी फॉर्म यूज़ करेंगे। हम लोग ये कह देते हैं कि जो वर्टिकल सेगमेंट्स हैं उसको हम 1 से शो करवा देते हैं, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है रास्ते, ये वाले रास्ते, उसको हम लोग 0 से शो करवाते हैं। टोटल हमारे पास 7 स्ट्रीट है, 4 जीरोज़ हैं और 3 1s हैं। 3 1s मीन्स 3 वर्टिकल है और 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और बाय यूजिंग बाइजेक्शन प्रिंसिपल देखें आप, इसके हम लोग एक मतलब मैपिंग करेंगे ए और बी की, ठीक है। जब आप इस मैपिंग करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि ए सेट में हम लोग 1 ले लेते हैं और 4 जो है वो हम लोग बी सेट में ले लेते हैं, विच इज़ क्लियरली बोथ 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है, ठीक है। पहले को मिलेगा इस तरीके से, और 1 to 1 भी हो रही है, ऑन टू भी हो रही है, इसलिए इसे बाइजेक्शन पढ़ा जाता है, बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो हैंस बाय बाइजेक्शन रूल हमें क्या कहता है कि ए पूरा बी में आ रहा है, ठीक है, ए का सारा बी में यूज़ हो रहा है। तो हम लोग 7 कम्बिनेशन 3 हमने क्यों लिया, क्योंकि 3 1s और 3 जीरोज़ आपस में मैप कर रहे हैं, एक 0 रह जाएगा उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, 3 वो जो मैप कर रहे हैं आपस में, 7 टोटल थे, तो इसका आंसर 35 है। इसके अलावा अगर हम लोग सेकंड मेथड यूज़ करना चाहें बाय यूजिंग कम्बिनेटोरियल, तो वो देखें M1 + n-1 रेक्टेंगुलर ग्रिड है, ये एक रेक्टेंगुलर ग्रिड है। जो M+1 है वो शो कर रहा है आपको वर्टिकल स्ट्रीट्स, ठीक है, जो ये वाली है, और जो n+1 है वो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके वो कह रहे हैं जो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं वो हम ये यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों फार्मूले का आंसर सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आज मैं आपको करवाऊंगी, अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आई, मैं आपको क्यों एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल्स करवा रही हूँ ताकि आपके लिए एक्सरसाइज करना इजी हो जाए। और कभी भी आप लोग सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं तो कभी भी डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट नहीं करते, पहले जितना उन्होंने सारा दिया हो उसको रीड करते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझें, अगर कुछ नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।